हेलो दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हम लोग यहाँ पे वायुमंडल से महत्वपूर्ण कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पीवाईक्यू में जितना भी पूछा गया है वो सब कंप्लीट किए हैं। और ये गागर में सागर जो कि रोजगार विथ अंकित बुक का गागर में सागर का हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी कर रहे हैं। और इससे पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और हिंदी भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग करेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो भी यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों में फैली है? तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में हुई थी? तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति उत्पत्ति यहाँ पे भू वैज्ञानिक काल में हुई थी। ये आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है। और कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है और ये 1722 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो अरावली पर्वतमाला मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता है। यह मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता है जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। यह मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता है जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। और अरावली पर्वतमाला का उत्तरी सिरा कहाँ तक फैला है? तो ये दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वतमाला का उत्तरी सिरा कहाँ तक फैला है? तो ये दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का उत्तरी सिरा कहाँ है? तो ये दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है? अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होता है। तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो ये गारो पहाड़िया में होता है। तुरा जो कि गारो पहाड़ी में होता है। उसके बाद कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है? तो ये सतपुरा पर्वतमाला हो जाएगा। कौन सा पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र जो कि नर्मदा नदी के समांतर है? सतपुरा पर्वतमाला है। कौन सा हो जाएगा पहाड़िया? तो इस सतपुरा पर्वतमाला हो जाएगा। सतपुरा पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है और तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। तो ये सतपुरा पर्वतमाला हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? और इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल है। तो ये उत्तरी हो जाएगा। उत्तराखंड के कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र में हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में जाना जाता है हिमाद्री के नाम से। और इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल है। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन तीन राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है और श्रृंखलाओं में से एक है। और यह मतलब तीन राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो कि शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये हिमालय हो जाएगा।
हिमालय यहाँ पे भारत में प्रवेश करने से रोकती है किसको? तो बर्फीली हवाओं को। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा दिलवारा और जरगा जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। पाल अब पालकोरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो पालकोरा की पहाड़ियां यहाँ पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। धीनोधर पहाड़ियां कहाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। और कुछ स्रोतों में ये जिंदा गदा भी दिया रहता है। तो महेंद्रगिरी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और कुछ स्रोतों में इसका जिंदा गदा भी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर दिया रहता है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो ये ध्रुमाकृतिक है। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो ये ध्रुमाकृतिक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे मतलब ब्रह्मपुत्र कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र असम में है। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र होती है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस तिब्बत से है। और उसके बाद यहाँ पे इसका और ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या है? तो और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ऐसा है जो अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं? अरुणाचल में इसको दिबांग नदी बोलते हैं। अरुणाचल को इसको दिबांग नदी बोलते हैं। अरुणाचल में दिबांग नदी बोलते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। पद्मा नदी। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी बोलते हैं। तो और याद नहीं आ रहा है, और कभी याद आएगा तो बोलेंगे। तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश, तिब्बत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश में बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश, तिब्बत में बहती है। किस राज्य में गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान में जुलाई और अगस्त के में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो ये ताप्ती, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, नर्मदा आदि ये सब यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, नर्मदा और आदि यहाँ पे नदियां और अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये कौन सी नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो कि धौला सादिया भूपेन हजारिका किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। भारत के सबसे लंबा नदी पुल जो कि धौला सादिया भूपेन हजारिका किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। बारालच्चा दर्रा दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं जो कि चंद्र और भागा किस नदी पर बनाती है?
तो ये चिनाब नदी पे बनाती है। बरालाचा दर्रा के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं जो कि चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती है, तो ये चिनाब नदी बनाती है। उसके बाद डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। तो डैश का जगह में नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। और कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। उसके बाद सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पे बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पे बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है। उसके बाद भारत के सर्वोच्च जो कि सबसे ऊंचा बांध है, तो ये टिहरी बांध हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सॉरी उत्तराखंड। भारत का सर्वोच्च जो कि सबसे ऊंचा बांध है, तो ये टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। और भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो कि पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी में मिल जाती है, तो ये सिंधु नदी से मिल जाती है। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो कि पाकिस्तान में मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। बेरीनाग का जल स्रोत जो कि उत्तर भारत की नदी डैश के मुख्य स्रोत है, तो ये झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। बेरीनाग का जल स्रोत जो कि उत्तराखंड की मतलब उत्तर भारत की नदी जो कि झेलम का मुख्य स्रोत है। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा पर यहाँ पे है। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण नदी पर स्थित है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, तो केन बेटवा यहाँ पे पहला है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है केन बेटवा यहाँ पे है। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये लूनी नदी हो जाएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये लूनी नदी हो जाएगा। उसका बाद कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध है, तो ये कृष्णराज सागर और मेट्टूर सागर यहाँ पे बांध है। कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध है कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध है। और जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किसकी सहायक नदी है, तो जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह लूनी नदी की सहायक है। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो रचना दोआब ये रावी और चिनाब नदी के बीच स्थित है। और कबिनी नदी इनमें से किस नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो ये कावेरी नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है, तो चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी जो कि पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तरी पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है, तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। ये हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। गंगा नदी की किस उत्तरी तट के सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, तो ये गंडक नदी हो जाएगा। गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो गंडक नदी हो जाएगा। उसके बाद काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है, तो ये तापी नदी पर स्थित है। काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग से बनती है, तो सामान्यतः टंग घाटी सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग से बनती है। टंग घाटी जो कि
नदी के ऊपरी भाग से बनती है? टंग घाटी। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कोई छोटे-छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है, तो किस प्रकार का जल निकाल बनता है? जल निकाय बनता है, तो एक डेल्टा बनता है। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे-छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है, तब किस प्रकार का जल निकाय बनती है? तो ये डेल्टा प्रकार के मतलब जल निकाय बनती है। वह कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह के विरुद्ध करके बनाया जाता है? तो जलाशय हो जाएगा। वो कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो ये जलाशय हो जाएगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो ये डेन्यूब नदी हो जाएगा। डेन्यूब नदी जो कि अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगत्से हो जाएगा। यांगत्से नदी हो जाएगा। यांगजे चाहे यांगत्से हो जाएगा। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी हो जाएगा। डेन्यूब नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगजे नदी है। और ताम्र प्रसान काल की मलबा बस्तियों को अत्यधिक समानता किस स्थान पर पाई गई? ताम्र प्रसान की काल, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इससे ये अभी हम लोग ज्योग्राफी देखे हैं शायद, ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अभी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री पे आ चुके हैं। तो ताम्र प्रसान काल की मलबा बस्तियों की अत्यधिक समानता किस स्थान पर पाई गई? तो ये मध्य नर्मदा बेसिन पर पाई गई। भारत में वर्षा मतलब आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संवर्धन विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1990 से 1991 के बीच की गई थी। उसके बाद भारत के किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा। मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में विकसित शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम में किस क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। सर्दियों में भारत में के उत्तरी मैदान में तापमान जल के हिमांक सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों पर तापमान जल की हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिमालय शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक हिमालय यहाँ पे सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल की हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि हिमालय से साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो चेरापूंजी और मासिनराम में यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत अपनी लगभग डैश सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी द्वीप स्थित है? तो ये काच्ची तीवु स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये कच्चा तीवु स्थित है। भूटान भारत के पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य में की सीमा भूटान से लगती है? तो भूटान से कौन सा देश लगती है यहाँ पे देख लेते हैं।
तो भूटान से यहाँ पे कौन सा है? सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और ये अफगानिस्तान है। तो ये भारत की अपनी भूमि की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7। भारत देश के साथ सबसे छोटी भूमि जो कि सीमा सबसे छोटी, तो भारत अपनी तो देखिए भारत देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, तो ये अफगानिस्तान के साथ करता है। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगती है। भारत की 10 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 11,098.81 यहाँ पे किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश की सहित हुई है। भारत के किस देश के साथ खुली सीमा है? तो नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ मतलब भारत में एक मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक, तो यहाँ पे सबसे अधिक, तो यहाँ पे देखिए भारत के मेघालय राज्य में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मौसिनराम में होती है। और गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश लंबा है? तो ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ है? यहाँ पे भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी और कौन सा अक्षांश यहाँ पे भारत में मध्य से होकर गुजरती है? तो मतलब जो देश की जलवायु, मतलब देखिए भारत की सबसे पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित यहाँ पे स्थापित की गई थी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन सा अक्षांश रेखा होती है? तो ये जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवा के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, वृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में तूफानों को डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज। कौन सी तिलहन यहाँ पे रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है? तो और इसका 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? तो 1962 में मैकमोहन रेखा का क्षेत्र यहाँ पे 1962 के मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो ये चीन के साथ हुआ था। और उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पे स्थित है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है, तुंगभद्र है, कोयना है, पंचगंगा है, घाटप्रभा है और आदि है, मतलब और भी है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम के साथ जुड़ी है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो ये लाल लेटराइट मिट्टी होती है। तो किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार कौन है? तो ये इसका किन्नौर में हांगरंग घाटी के सैलखार और चंगो के साथ स्पीति घाटी की अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चाला जोड़ता है। चावल की खेती यहाँ पे चावल की खेती जाबो प्रणाली तो अचानक से कट गया था। तो चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य की प्रचलित जल संचयन एक स्वदेशी विधि है? तो ये नागालैंड
चावल की खेती की जावो प्रणाली कहाँ की है, तो नागालैंड की है। और मंदाकिनी नदी देश में अलकनंदा के साथ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी नदी देश में अलकनंदा से मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नील पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये असम हो जाएगा। किस भारतीय राज्यों की उसकी उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और, तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो कि आर्द्र भूमि सांबर झील स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर भारत की सबसे बड़ी और खाड़ी आर्द्र भूमि ये सांबर झील स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में जो कि युमथांग घाटी स्थित है, किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है, तो ये किस राज्य में, सिक्किम में है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। भारत से देश भारत से देश देश भारत से देश 1.8 किलोमीटर लंबे 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी फूल जैसे जड़ होते हैं। और यहाँ पे भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब पढ़ लिया हम लोग। कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल से जुड़े हुए, तो ये भारत और पाकिस्तान देश हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा यहाँ पे। और सॉरी, भारत में सक्रिय यहाँ पे कौन से देश 1.8 किलोमीटर की फेनी को पुल से जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश। तो भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ नदी पर पूर्वी पहाड़ी इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है, तो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ने वाली यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन है, तो राजस्थान है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है और देश में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है ये यहाँ पे क्या नाम है, तो यहाँ पे गुरु शिखर। प्राचीन देश की प्राचीन झीलों में से एक ही तालाब जो कि लौंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है, देश की प्राचीन झीलों में से एक है जो कि लौंडिया तालाब है, किस भारतीय शहर में स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और यहाँ पे बंगाल टाइगर को वर्ष देश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, तो बंगाल टाइगर को किन वर्षों में भारत के राष्ट्रीय पशु स्वीकार करता हूँ। और यहाँ पे डेट वेट लिखाएगा। बंगाल टाइगर यहाँ पे 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। और चंडिल नदी बांध की किस नदी पर बनाया गया है, तो चंडिल नदी यहाँ पे भांग के कहाँ बनाया गया है, तो यहाँ पे देखिए चंडिल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये स्वर्ण रेखा पर बनाया गया है। और कौन सी भारतीय बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन जो कि झोपड़ या फिर पट्टियों में ही एक ही है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे। और इसका बाद कौन सा है, तो उसका बाद यहाँ पे उत्तराखंड तक हो गया है। उसके बाद आदि कैलाश पर्वत देश राज्य में स्थित है, तो आदि कैलाश पर्वत यहाँ पे कैलाश पर्वत यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे है स्वर्णीय चतुर्भुज पर है।
उसके बाद भारत के वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो 1980 में पारित किया गया था। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक है, भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक है, और तो ये कौन सा है, तो ये जूट हो जाएगा। और भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक है जूट। और भारत के तार मनोर यहाँ पे भारत को तार मनोर का केवड़ा केवड़ा इंगार की किस वन में साथ समानता यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे भारत में लो अयस्क जो कि कपड़ा इंगर, और यहाँ पे कपड़ा एंगर, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। भारत में टार नारियल केवड़ा अंगार किस वन से सामान्यतः पाए जाने वाले हैं, तो मैंग्रोव वन से पाए जाते हैं। तो भारत किस प्रकार के मैंग्रोव वन से पाए जाते हैं, तो इसका और एक बार देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध हम लोग देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री किस प्रकार की होती है, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री किस प्रकार की होती है, तो ये कौन सा सबसे खरा जल निकाय है जो पूर्व में, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये 3 हो जाएगा। प्लेट टेक्निको बाउंड्री किस प्रकार की स्थित होती है, तो टिंड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सबसे खरा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है, कौन सा सबसे खारा जल है जो कि यहाँ पे पूर्व में सबसे पूर्व में जॉर्डन और पश्चिमी में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है, तो भूवैज्ञानिक समय का अर्थ होता है लाखों वर्षों भूमध्यरीय घटनाओं, और ये सब यहाँ पे सब सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक समय का अर्थ होता है लाखों वर्षों मरगिलाओ शहरों, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। डैश एक प्रकार का कार्बोनेट विषादी सेल है। यह मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से कैसलाइट 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 और एरेगोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है, जो कि चूना पत्थर हो जाएगा। और चुना पत्थर हो जाएगा। भूविज्ञान में सबसे सीमे जो कि पर्वत की सबसे निचली पर्वत पर हम लोग यहाँ पे हम लोग हैं। और भूविज्ञान में भूविज्ञान में से हटा यहाँ पे भूविज्ञान में से हटा के यहाँ पे डैश यहाँ पे कौन सा है, तो चुना पत्थर यहाँ पे हो जाएगा। भगवान में सीमे यहाँ पे पृथ्वी और प्रकृति की निचली परत क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और मैग्नीशियम से समृद्ध शैली के, तो यहाँ पे समुद्री शैली के यहाँ पे हो जाएगा। मैग्नीशियम से समुद्री शैली का नियोजन से बनी हुई है। यह दोनों खनिजों और प्रवृत्ति यहाँ पे समुद्री प्रवृत्ति बन के आया था। और पृथ्वी के वायुमंडल को कौन सा परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को यहाँ पे
कर होके यहाँ पे करेगा। तो ये तो कौन सा है? तो परिस्थितियों के संदर्भ में सहज मतलब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत हानिकारक स्थानीय और विकिरण है, सरकार रोकने पर मतलब की रक्षा का, या फिर ये फल मतलब यहाँ पे होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल को कौन सा परत हानिकारक स्थानीय और विकिरणों के यहाँ पे रोकने पर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो ओजोन परत हो जाएगा, ओजोन परत। और विभिन्न जातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक जो कि परस्पर संबंध। तो ये लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे रहे पेंजिया पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम था? तो ये गोंडवाना हो जाएगा। कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर की यहाँ पे ये हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में 150 यहाँ पे 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। तो जल यहाँ पे जल चक्र जल चक्र परिवाह तो यहाँ पे होती है। तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा यहाँ पे जल चक्र और मिलियन पर यहाँ पे कितना है? तो ये 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। और अब चक्र वह प्रतिक्रिया पर है जिसके द्वारा जल जल में संचारित होता है। और यहाँ पे और इसमें जल भी मीठा होता है। तो विश्व का कितना प्रतिशत जल मीठा है? तो विश्व का 2.8। विश्व का यहाँ पे कितना यहाँ पे विश्व का कितना प्रतिशत जल मीठा है? तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5। और यहाँ पे मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण की शुरुआत क्या प्रतीक यह यह आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति, मतलब ये आ जाती है। और विश्व के जल संसाधनों के क्षेत्र में यहाँ पे क्षेत्र संस्थानों में उपयोग यहाँ पे देखिए कितना यह है। तो ये उपयोग किया गया है। उसका बाद उत्तरी घाट के उपकृष्ण गठिया बंधिया और यहाँ पे भारत किस देश में स्थित है? तो भारत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। मकर संक्रांति उपनाम की शुरुआत का प्रतीक है। यह जाती है मतलब यहाँ पे देखिए जल चक्र वह मतलब यहाँ पे विश्व का जल संसाधनों का भारत का अंश ये कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। उसका बाद विश्व का जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो ये 4% है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। पवनों का देश कहे जाने वाला देश कौन का पहचान कीजिए। तो डेनमार्क हो जाएगा। और मैं उद्गरित हूँ कि वह कल यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद और देखिए
वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गरित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गरित हो सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ज्वालामुखी स्थलमंडल। तो इसका आंसर और कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी, जो कि लगभग कंप्लीट होने वाला है। और अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे मतलब जो अब बस थोड़ा सा ही बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पहाड़ी देश कौन सा है? तो भूटान है। तो यहाँ पे भूटान हो जाएगा। और उसके बाद और भी देख लेते हैं। ये देखिए यूटा कोरिया, प्यूटा प्यूटा कोरियो खाई किस महासागर पर स्थित है? तो जो कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो ये स्रोत है ये अटलांटिक महासागर में। सॉरी, ये है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, तेला कोयला और आदि क्या स्रोत है? और नहर का एक जलप्रिय चैनल का जहां पानी को बुलंदपूर्वक स्थान के द्वारा भूमि को ढालने की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये उत्थापन प्रणाली हो जाएगा। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की गिर के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी खरा को जाना जाता है। समुद्र निकाय और समुद्र की डैश पानी होता है? तो समुद्र की खारा पानी होता है। उसके बाद हमारे सौरमंडल के बाहर जो आमतौर पर बाहरी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की प्रक्रिया करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हमें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल के बाहर जो आमतौर पर हमारी आकांक्षा गंगा में किसी अन्य तारे की प्रकृति यहाँ पे मतलब तारे की प्रक्रिया है यहाँ पे करता है, उन्हें क्या कहता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो ये एक्सोप्लैनेट कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकना मिट्टी हो जाएगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश जहां भारत का पड़ोसी है? तो ये मालदीव हो जाएगा। अरब सागर में कौन सा द्वीपीय द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो ये हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव हो जाएगा। उस भूमि का वैज्ञानिक का नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? तो ये कृष्ण भूमि हो जाती है। कृष्ण भूमि। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें कहलाती है? तो अंतर फसल कहलाती है। वैकल्पिक वैकल्पिक व्यक्तियों पंक्तियों में यहाँ पे जाने वाले विश्व मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं कृष्ण भूमि। और ओमन की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? तो हिंद महासागर का हिस्सा है। और किस महासागर का सबसे गहरा मतलब जावा गर्त है? चावल की उपज के लिए आवश्यकता होती है? तो ये उच्च तापमान और पर्वत चोटी है। और इसके बाद यहाँ पे और भी है। तो चावल की उपज किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ये हिंद महासागर का है। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो चावल की उपज के लिए डैश यहाँ पे डैश की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो सिलेंडर की आवश्यकता होती है।
किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु गर्त है? तो ये हिंद महासागर हो जाएगा। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और और वर्षा और यहाँ पे बढ़िया होती है। तो धौलागिरी देश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, जो कि कहाँ है? तो ये नेपाल में है। और उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जिसका यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता क्या हो जाएगा? धौलागिरी में स्थित हिमालय का एक पर्वत चोटी है, जो कि यहाँ पे पर्वत चोटी है, जो कि उस सीमा का क्षेत्र को मतलब उस सीमा का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये जहाँ से महासागर का तापमान तेजी से बढ़ते हैं। ताप प्रवणता जो कि थर्मोक्लोराइड है, और यहाँ पे मृत तो क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा सुंडा है। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्ति ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो ये ताप प्रवणता होता है, जो कि थर्मो ऑक्साइड होते हैं, और यहाँ पे थीमो ऑक्साइड भी कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा के प्रति जिला जिला को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डैश स्ट्रेट जावा यहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रेट जावा द्वीप समूह, जो कि पूर्वी और कुमुत्री का यहाँ पे पूर्वी और कुमुत्री सुमंत्रा का अलग अलग करता है। सुंडा जो कि खास कसकी को, जो कि क्या है ये? तो यहाँ पे मेक्सिको खिलाड़ी का लेब्राडोर जिला देखिए यहाँ पे पृथ्वी का उष्मा से प्राप्त होते हुए ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये सुंडा कहते हैं। और डैश स्ट्रेट जावा द्वीप महासमूह, जो कि पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। मेक्सिको खाड़ी को और लेब्राडोर सागर किसके भाग है? तो अटलांटिक महासागर का भाग है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सब टॉपिक है, और इसको अगर आप मतलब डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो इसको गूगल लेंस में आप लोग स्कैन करके देख सकते हैं। ये सब देखिए पांचों सब्जेक्ट अपलोड हुआ है, पांचों का हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।